अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का आज से हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में जो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है वो हम लोग स्टडी कर चुके थे, हम लोग पढ़ चुके थे। आज से जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो है लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर। पेज नंबर है आप लोगों का 84। ठीक है, लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर में लिक्विड्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन है कि जो लिक्विड्स होते हैं इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है लेकिन इनकी शेप डेफिनेट नहीं होती। जो सपोज ये हमारे पास एक सिस्टम है, एक कंटेनर है जिसमें हमने एक लिक्विड लिया है, फॉर एग्जांपल वाटर। तो इस सिस्टम में वाटर ने जितनी जगह घेरी हुई है वो वाटर का वॉल्यूम है। ठीक है, लिक्विड्स का वॉल्यूम डेफिनेट होता है लेकिन लिक्विड्स की शेप डेफिनेट नहीं होती। इस बात का मतलब ये है कि लिक्विड्स को हम जिस भी बर्तन में, जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसी बर्तन, उसी कंटेनर की शेप को अटेन कर लेगा। इसलिए लिक्विड्स की अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है, आपकी बुक पे लिक्विड स्टेट से मुतालिक कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ मेंशन की हुई हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी है इवेपोरेशन। स्टार्ट में फर्स्ट 2 लाइन में इवेपोरेशन की डेफिनेशन है जिसको आपने साथ साथ अंडरलाइन करना है। इवेपोरेशन इज़ अ प्रोसेस। इवेपोरेशन एक प्रोसेस है, लिक्विड इवेपोरेशन शो करते हैं। इवेपोरेशन में होता यह है कि जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन हो जाना, यानी लिक्विड्स फेज से गैस फेज में चेंज हो जाना इज कॉल्ड इवेपोरेशन। नेक्स्ट है इवेपोरेशन इज रिवर्स टू कंडेंसेशन, यानी डेफिनेशन के फ़ौरन बाद लिखा हुआ है इवेपोरेशन कंडेंसेशन का रिवर्स है। कंडेंसेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें ये होता है कि गैस फेज से मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में चेंज हो जाते हैं। इवेपोरेशन में मॉलिक्यूल लिक्विड फेज से गैस फेज में चेंज होते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस में गैस फेज का लिक्विड फेज में चेंज हो जाना कंडेंसेशन कहलाता है। तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है इवेपोरेशन, उसकी बात कर लेते हैं। इस सिस्टम में जो लिक्विड्स है हमारे पास, ये जो वाटर है हमारे पास, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत इनक्लोज होते हैं, आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। इनके दरमियान स्पेसेस ना होने के बराबर होती हैं। लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स का आपस में इनक्लोज होना, यानी इनक्लोज होने की वजह से इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है, और लिक्विड्स के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, बेतरतीब मूव करते हैं लिक्विड्स के मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी शो करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, तमाम मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। अब इसी कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स बॉटम में होंगे, ठीक है, लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स बॉटम में होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी लो होगी। जो मॉलिक्यूल्स सेंटर में होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज होगी और जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे होंगे उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, मोर देन एवरेज होगी। ठीक है, अब जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मोर देन एवरेज हो, यानी जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी वो मॉलिक्यूल्स तेज़ी से मूव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी हाई होने का मतलब है वो तेज़ी से मूव करेंगे। जब मॉलिक्यूल तेज़ी से मूव करेंगे तो बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो वो मॉलिक्यूल इजीली सरफेस से इवेपोरेट हो जाएंगे। यानी इवेपोरेशन का प्रोसेस सरफेस पे होता है। सरफेस पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और वो मॉलिक्यूल्स बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस को ख़त्म कर देते हैं और इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब इवेपोरेशन में हाई काइनेटिक एनर्जी, यानी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई क्यों होती है? क्योंकि ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं इनका एयर के साथ डायरेक्ट एक लिंक है, डायरेक्ट एक कॉन्टैक्ट है। क्योंकि ये सिस्टम हमारा क्लोज सिस्टम नहीं है, ये एक ओपन सिस्टम है। ठीक है, अब ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब ये एयर के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तब इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये मॉलिक्यूल्स, ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, हीट को जब ये एब्जॉर्ब करते हैं, हीट की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस पर ओवरकम हो जाएंगे। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी, जो हाई काइनेटिक एनर्जी होती है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस पर ओवरकम हो जाती है और मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स चूँकि हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं इसलिए डेफिनेशन के फ़ौरन बाद एक लाइन यहाँ पे मेंशन हुई है कि इवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या प्रोसेस होता है? एंडो का मतलब होता है इनसाइड, थर्मिक का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल्स इनसाइड हीट ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं हीट को, इसलिए इवेपोरेशन क्या है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर की एग्जांपल है एज अ इक्वेशन। 1 मोल ऑफ वाटर यहाँ पे उसको एज अ एग्जांपल लिया हुआ है
कि अगर 1 मोल ऑफ वाटर ने लिक्विड फेज से गैस फेज में चेंज होना है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी 1 मोल ऑफ वाटर में मालिक्यूल्स को जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, रिक्वायर्ड होगी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है 40.7 किलो जॉल फी मोल। ठीक है, यानी 1 मोल ऑफ वाटर को लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट होने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 40.7 किलो जॉल फी मोल। यहाँ पे किलो जॉल एनर्जी का यूनिट्स है। ठीक है, फी मोल का मतलब है हम 1 मोल एग्जाम्पल ले रहे हैं वाटर। डेल्टा एच यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन। ठीक है, डेल्टा चेंज इन, एच कैपिटल एच हीट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल्टा एच का मतलब चेंज इन हीट, यानी पहले मालिक्यूल्स की एनर्जी कम थी। ठीक है, जब मालिक्यूल्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, बिकॉज इवेपोरेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मालिक्यूल्स ने एनर्जी को जब एब्जॉर्ब किया तो चेंज इन हीट जो है वो है 40.7 किलो जॉल। वीएपी का मतलब है मालिक्यूल्स ने इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इसलिए वेपोराइज होने के लिए किया, इसलिए यहाँ पे वीएपी को मेंशन किया हुआ। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इक्वेशंस को डेफिनेशन को अंडरलाइन करना है। डेफिनेशन के फ़ौरन बाद आपने एक लाइन अंडरलाइन करनी है, इवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, और इस इक्वेशन को एज ए एग्जाम्पल आप लोग लिखोगे डेफिनेशन के बाद। ठीक है, डेफिनेशन और इवेपोरेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस, उसके बाद आप लोग इक्वेशन को ड्रा करोगे। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड पैसेज की आप लोगों ने हेडिंग देनी है। थर्ड पैसेज, इवेपोरेशन इज कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है इवेपोरेशन एक मुसलसल प्रोसेस है। इवेपोरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई खास टेम्परेचर हो, इसी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा वरना नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। इवेपोरेशन एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, हर टेम्परेचर पर इवेपोरेशन होती है। ठीक है, चाहे टेम्परेचर कम हो चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो। लेकिन एक बात है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन का प्रोसेस तेज़ हो जाएगा, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई हो जाएगा टेम्परेचर के हाई होने से। बिकॉज फिर वही बात आ जाती है कि इवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मालिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा मालिक्यूल उतनी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और इवेपोरेशन का प्रोसेस हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इवेपोरेशन और टेम्परेचर जो होते हैं ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। वैसे ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, हर टेम्परेचर पर इवेपोरेशन होती है, लेकिन टेम्परेचर के साथ यानी टेम्परेचर हाई करने के साथ इवेपोरेशन हाई हो जाती है, इसलिए इवेपोरेशन और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लास्ट जो पैसेज है यानी फैक्टर से जो ऊपर वाला पैसेज है हमारा इवेपोरेशन के टॉपिक में, वहाँ पे आप लोगों ने हेडिंग देनी है इवेपोरेशन इज कूलिंग प्रोसेस। इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। अब इवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस किस तरह से है, ये जो हाई एनर्जी मालिक्यूल्स होते हैं ये जब इवेपोरेट हो गए, हाई एनर्जी मालिक्यूल्स ने छोड़ दिया कंटेनर को, ठीक है, इस सिस्टम को, तो जो बाकी मालिक्यूल्स रह जाते हैं उनकी एनर्जी लो होती है, एवरेज होती है। ठीक है, अब वो वाले मालिक्यूल्स अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए टू कंपनसेट दिस डेफिशिएंसी, यानी इस डेफिशिएंसी को, इस कमी को पूरा करने के लिए वो मालिक्यूल्स क्या करते हैं, वो भी सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो एक कूलिंग इफेक्ट यानी एक ठंडक का एहसास होता है, इस वजह से हम बोलते हैं कि इवेपोरेशन इज़ कूलिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल एक मेंशन की है कि व्हेन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल ऑन आवर पाम, ठीक है, हथेली पे हमने अल्कोहल लिया, अल्कोहल भी एक लिक्विड है, तो वो रेडिली इवेपोरेट हो जाता है, अल्कोहल रेडिली इवेपोरेट हो जाता है। व्हेन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल ऑन आवर पाम, ठीक है, वो रेडिली इवेपोरेट हो गया एंड वी फील कूलिंग इफेक्ट, ठीक है, जिससे हमें कूलिंग का एहसास होता है, कूलिंग इफेक्ट हम फील करते हैं। अब ऐसा होता क्यों है कि जब अल्कोहल इवेपोरेट होता है ना, इवेपोरेट होने के लिए वो हमारी स्पाम से अराउंड यानी सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, हमारी पाम से के सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो हमारी सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, जिस वजह से हमें एक ठंडक का एहसास होता है एंड दिस इज़ कॉल्ड कूलिंग इफेक्ट। और इस वजह से हम कहते हैं इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। तो आज का हमारा टॉपिक बस यहीं तक था। आप लोगों ने 1 बाय 1 दोबारा से मैं बता देती हूँ। इवेपोरेशन टॉपिक में फर्स्ट 2 लाइन पे आप लोगों ने डेफिनेशन को अंडरलाइन करना है, उसके फ़ौरन बाद एक लाइन अंडरलाइन करनी है, इवेपोरेशन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इक्वेशन ड्रा करनी है और थर्ड पैसेज की आप लोगों ने हेडिंग देनी है इवेपोरेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ठीक है, और इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
टेम्परेचर के। ये उस पैसेज में सब कुछ मेंशन किया हुआ है। और लास्ट पैसेज है इवेपोरेशन इज कूलिंग प्रोसेस